हैं हमारे इस इस मॉड्यूल के ऊपर जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ग्रोथ चाहिए तो जैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली खुद को डेवलप करना है, वैसे ही जरूरी है आपको खुद को फाइनेंशियली भी डेवलप करना। कुछ बेसिक आदतें हैं जो आपको अगर फाइनेंशियली लगा लेते हो तो आपको डिसिप्लिन अगर कैरी करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि फाइनेंशियली ग्रो होना या फिर रिच बनना ये एक या 2 दिन या 1 साल की या 2 साल की प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन होना होगा। जैसे आप डिसिप्लिन रह सकते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन देखिए देखते हैं हम लोग। तो बजटिंग बेसिक्स, ये जो 5 टॉपिक लिए गए हैं ये पूरे के पूरे आपको डिफाइन कराएंगे कि कैसे आपको फाइनेंशियल लाइफ आपकी डिजाइन करनी है और कैसे आपको करना है। तो कौन सा है बजटिंग बेसिक्स। देखिए दोस्तों, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी आप करते हैं, ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपका इनकम है, उसे लेके आपको एक बजट क्रिएट करना है जो आपके एक्सपेंसेस को कर सके, आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल रख सके, ऐसा बजट आपको तैयार करना है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जो रूल है 50-30-20 का रूल आपको अप्लाई करना है। मतलब आपके 50% जाएगा आपके एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस में क्या आएंगे? बिल हो गया, रेंट हो गया, या फिर कोई शॉपिंग, या फिर किराना, कुछ भी जो आपके हाउस होल्ड वर्किंग के लिए जो भी आपका एक्सपेंसेस आता है वो सब कुछ आपको 50% में रखना है। और 30% आपको क्या करना है? डेप्ट पेमेंट के लिए रखना है। कहीं पे अगर आपको कहीं पे नेसेसिटीज, मतलब स्कूल की फी हो सकती है किसी की, कहीं की रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, इसमें आपको 30% करना है। और 20% है वो आपको ऑब्वियसली आपको वो सेव ही करना है, क्योंकि 20% है वो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो ग्रो करेगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो से वो तैयार करने वाला है ये 20%। अगर आपको पॉसिबल नहीं भी है कि 20% में सेव नहीं कर सकता, क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद 5%। जितनी भी आपकी सैलरी आती है उससे आपको 5% बाहर निकाल के रखना है कि मुझे ये मिले ही नहीं। ऐसे समझोगे कि मेरा सैलरी है वही कम है, तो आप क्या करोगे? उसमें से 20% आप पहले 5% निकालोगे, फिर बाद में 10% स्टार्ट करना है, फिर बाद में आपको 20% स्टार्ट करना है। मतलब क्या करेगा या करोगे आप? जब भी सैलरी आती है तो पहले उसमें से, उस सैलरी में से पहला 20% अमाउंट आपका खुद का होगा, जो आपको 20% आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रखना है। कहीं पे भी कर लो, वो कहाँ पे करना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। 30% है जो खुद पे खर्च करना है, वो भी देखिए रिचार्ज हो गया या फिर खुद पे, खुद के लिए जो आपको चाहिए, क्योंकि नीड भी जरूरी है कि आपको खुद को अगर अच्छा फील कराना है, जीने के लिए कुछ चाहिए होगा तो वो आपको कराना है। मतलब आपको कहीं घूमने जाना हो सकता है, आउटिंग के लिए भी आपको वो जाना है, तो आपको 30% वो खर्च करने पड़ेंगे। और 50% से ऊपर आपको कहीं पे भी को खर्चे नहीं करने हैं। मतलब चलो अभी दिवाली है तो बहुत ज्यादा खर्चे कर दिए, कहीं पे कभी भी फेस्टिवल आता है, कुछ भी हो तो हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर लेते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के जरिए। जब भी हमें ऑनलाइन सेल दिखता है तब क्या करते हैं हम लोग? अच्छे अच्छे ऑफर्स देख के करते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ उसमें से 50% जो है वो 50% हमें नेसेसिटीज के ऊपर खर्च करना है, जो भी आपकी नीड है उस पे खर्च करना है। 30% आपको खर्च करना है जो भी आपके वांट्स है उस पे खर्च करना है, जो आपको चाहिए। मतलब किसी को अगर 5 स्टार में जाके चाय पीनी है तो वो 30% में आता है। और 20% है वो है आपको इन्वेस्ट करने के लिए, प्योरली सेव करने के लिए रखने। और ये अगर आप लोग 50-30-20 रूल आपको अगर फॉलो कर लेते हो तो आई एम श्योर कि आप within 2 years you will get financial freedom। क्योंकि ये बहुत टैक्टिक मेथड बहुत इजी है, इजी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जब अप्लाई करते हैं तब हमें इसकी पावर समझ में आती है। सेविंग हैबिट्स हमें कुछ डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि 20% हमने सेव कर लिया, समझो कर लिया, या फिर नहीं कर पाए, तो इसके लिए आपको सेविंग हैबिट्स डेवलप करनी है। तो वो हैबिट्स आप कैसे डेवलप कर सकते हो? तो इसके लिए पहले है कि जो मनी बैंक एक्टिविटी मैंने मॉड्यूल नंबर आई थिंक 4 और 5 में भी डिस्क्राइब की हुई है, वो भी एक बार वीडियो चेकआउट कर लेना। तो वो जो मनी बैंक है, आपको क्या करना है? मनी बैंक बनानी है और हर रोज उसमें कुछ अमाउंट डालते जाना है। कंसिस्टेंटली आपको ये एक्टिविटी करनी ही है। इससे क्या होगा?
कि सेविंग हैबिट्स बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगी। और इट इज नॉट अबाउट द कि मनी आप कितना उसमें डाल रहे हैं, इट इज अबाउट द हैबिट, इट इज अबाउट द डिसिप्लिन। और जब ये आप लोग डिसिप्लिन अप्लाई कर लेते हो, अपना लेते हो, तो 100% वो पूरी तरह आपको रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके देते हैं, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट इस बुक में बहुत नेसेसरीली ये बताया गया है कि कुछ भी हो, अगर हम लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं तो वो अगर कंसिस्टेंटली एक्शन ले तो ही वो कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट होता है, और वैसे ही हमें ज्यादा सक्सेस मिलता है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, ऑटोमेटेड सिस्टम करना है। अगर हम लोग इजीली, अभी तो क्या होता है सब कुछ बैंक सैलरी हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। बहुत बार हम लोग वो घर पे भी नहीं लाते हैं, वो बैंक अकाउंट में ही रहती है, और फिर बाद में हम जीपे के जरिए या फिर कहीं पे भी एक्सपेंसेस कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है कि एक ट्रैक सिस्टम बनानी जरूरी है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपकी सैलरी आती है तो ऑटोमेटेड उसमें से आपकी जो भी अमाउंट है, 20% है या फिर 10%, वो अमाउंट डायरेक्टली हो जाएगी। मतलब हम लोग देख लेते हैं कि एसआईपी कर लेते हैं, सिस्टमेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑटो कटिंग हो जाता है। तो वो ऑटो डेबिट कर लेते हैं और वो इन्वेस्टमेंट के लिए चला जाता है। इसलिए हमें दिक्कत लेनी नहीं पड़ती या फिर हमें सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ से पैसा लाएं। जब भी हमारी सैलरी होगी तो वहां से वो होके ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में चली जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड सिस्टम जरूर रन करें। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कितना भी डिसाइड कर ले कि मुझे ये देना है, लेकिन ऐसा होता है कि नेसेसरीली कुछ अगर एक्सपेंसेस आ जाए तो हम वो पहले दे देते हैं और बाद में हमारे लिए कुछ नहीं बचता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑटोमेटेड सिस्टम रन करनी है। तीसरा जो है वो है डेप्ट मैनेजमेंट। हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छी सैलरी आ गई, 10 महीने मिल गए, एक साल हमने अच्छी सैलरी ले ली, तो फिर हम लोग डेप्ट उठा लेते हैं ताकि हम कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर सके, प्रॉपर्टी खरीद सके, घर बना सके या फिर कुछ गोल्ड ले सके। किसी के लिए, हर किसी के रीजन अलग रहते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग डेब्ट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके इंटरेस्ट रेट की वजह से हम लोग उसमें फंसते जाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, किसी भी बैंक अकाउंट का कोई भी मैनेजर आएगा और वो आपको बोलेगा कि मैडम आपको टॉप अप लोन मिलने वाला है, या फिर सर जी ये टॉप अप लोन आपको मिलने वाला है, इतना आप ले सकते हो। और फिर से हम लोग वो लोन ले लेते हैं। तो बैंक क्या करती है, उनको उनके कस्टमर बढ़ाने हैं, तो वो लोग ऐसे ऐसे ऑफर्स हमारे सामने रखते हैं कि हम लोग वो करने के लिए मजबूर नहीं, लेकिन हाँ उत्सुक हो जाते हैं कि लोग हम लोग वो कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, हम डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसके लिए बी सिक्योर और बी कॉन्शियसली, आप अगर कोई भी प्लान चुन रहे हो, कहीं पे भी आप डेब्ट ले रहे हो, तो आप वो कॉन्शियसली चेक करें कि वहां पे प्रीपे ऑप्शन है या नहीं। कि आप लोग, अगर आपका कुछ कॉर्पस अच्छा जमा हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चलो यार डेब्ट रिपेमेंट कर लेते। तो इसके लिए ये ऑप्शन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आप उसमें थोड़ा से भी बढ़ोतरी कर दो, मतलब हमें 1 साल के 12 ईएमआई देने पड़ते हैं, लेकिन हम अगर 13 ईएमआई भी देते हैं तो बहुत बड़ा फर्क आता है हमारे डेब्ट रीपेमेंट में। तो इसके लिए हमारा इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे से बच जाता है। तो इसके लिए कहीं पे भी अगर आप कमर्शियलाइज बैंक से ले रहे हो या फिर नॉन कोऑपरेटिव बैंक से ले रहे हो, तो ये जरूर चेक कर लेना कि उसमें प्रीपे ऑप्शन है या नहीं है। मेथड, दो मेथड है कि डेप्ट मैनेजमेंट के लिए दो मेथड है। एक आती है स्नोबॉल मेथड और दूसरी आती है एवलांच मेथड। वो मैंने अपना एक पर्सनल फाइनेंस का कोर्स क्रिएट किया हुआ है। मेरे डिस्क्रिप्शन, अगर आपको चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। मैंने वहां पे उसकी लिंक पेस्ट कर दी है, वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। पर्सनल फाइनेंस के इस कोर्स में मैंने पूरा फाइनेंस डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ, जो आपको फाइनेंस को पूरी तरह से ठीक भी करेगा और खुद के फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट जान सकते हो, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानोगे और खुद का एक फाइनेंशियल प्लान तैयार कर सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स है, वो भी चेकआउट कर लेना। उसमें बहुत सारे मेथड है कि आप कैसे कैसे खुद के फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो, कैसे डेब्ट रिपेमेंट कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, वो सब कुछ मैंने वहां पे मेंशन किया है। मैंने पूरा पर्सनल फाइनेंस का कोर्स बनाया। लेकिन अभी के लिए यहाँ तो वो जो मेथड है उसमें आप क्या करोगे, प्रीपे ऑप्शन करोगे। जो भी आपका बड़ा पर्पस वाला लोन है, वो अगर इंटरेस्ट रेट कम है, जहां पे इंटरेस्ट रेट कम है, वो लोन पहले आप खत्म कर दो। या फिर जो छोटे लोन है वो आप खत्म कर दो। फिर स्पेंडिंग क्या है कि माइंडफुल, मतलब कॉन्शियसली, मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी बताया था कि माइंडफुली कहीं पे भी आप अगर स्पेंडिंग कर रहे हो, कहीं पे भी आप खर्चा कर रहे हो, तो सिर्फ दिखता है इसलिए नहीं खरीदना है। मतलब वो तो है ना, कोट दिखता है तो बिकता है, लेकिन दिखता है इसलिए सिर्फ खरीदी न करते हुए, इफ यू वांट दैट,
देन यू परचेस इट। अगर आपको हम लोग क्या करते हैं, होम डेकोर का हो या फिर कोई भी ऐसा हो जो दिख गया वहां पे कि यार चलो ये 50% ऑफ पे मिल रहा है, फिर नहीं मिलेगा, और हम लोग क्या करते हैं, वो सामान घर पे ला देते हैं और उसका कोई हमें यूजफुलनेस नहीं रहता, क्योंकि जरूरत नहीं थी ना। हाँ, तब उस टाइम पे क्या करना है, आपको माइंडफुली खुद को ये बताना है कि ठीक है, मुझे ये ड्रेस पसंद आई है, ये ड्रेस 5,000 की है, तो मैं क्या करती हूँ, एक आपको 1 वीक के लिए वेट करना है, और इसके लिए आपको ट्रैक योर एक्सपेंसेस। ज़रूरी है कि आप आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके शॉपिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके रेंटल एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सब कुछ आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं पे भी खर्चा कर रहे हो, तो यू हैव टू कट ऑफ इट। आपको वो कम करना है, और ये कब पता चलेगा, जब आप वो पेन और पेपर से लिखोगे, पेन से पेपर पर लिखोगे कि मेरा कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है। क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो बाद में जब हम मंथ के एंड में देखने बैठ जाते हो, तो हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे पैसे चले गए, और सैलरी इतनी आई भी और सैलरी चली भी गई। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक योर एक्सपेंसेस। आप जहाँ पे भी खर्चा कर रहे हो वो लिख के लो या फिर नोट कर लो कहीं पे। फिर तो जो पॉइंट है वो बिल्डिंग वेल्थ ओवर टाइम। जो सेविंग हैबिट्स है, जो एक्सपेंसेस कम करने की हैबिट है, ये सब जरूरी है वेल्थ बिल्डिंग के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए। क्योंकि हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो चाहे रियल एस्टेट हो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो, ईटीएफ्स हो, म्यूचुअल फंड हो, कहीं पे भी हम इन्वेस्ट करते हैं, एफडी हो, आरडी हो, तो हमारा एक ही नजरिया रहता है कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, आरओआई मिलना चाहिए। हम अगर बच्चे को स्कूल में भी अच्छा डालते हैं, तो यही सोचते हैं कि ये आगे जाके बड़ा आदमी बनेगा, कुछ अच्छी नौकरी कर लेगा, तो मुझे उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम कहीं पे भी अगर कुछ डाल रहे हैं, तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इसके लिए अगर आपको अच्छे से वेल्थ बिल्डिंग करनी है, तो यू हैव टू प्रेफर सम पॉइंट्स कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी होगा। और इन्वेस्टिंग एक ऐसा टूल है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार लोग इन्वेस्टिंग तो करते हैं लेकिन एफडी और आरडी पे ही रुक जाते हैं, या फिर कहीं पे ऐसे स्कीम टेम में डाल देंगे जहां पे पैसा लॉसेस होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें ओपन आई के साथ इन्वेस्टिंग करनी है। इन्वेस्टिंग अगर स्टॉक मार्केट में भी कर रहे हो इन्वेस्टिंग, तो भी माइंडफुलनेस के साथ ही करनी है कि मैं कहाँ पे खुद का पैसा डाल रहा हूँ, और मुझे वहां से क्या इन्वेस्टमेंट में क्या मिलने वाला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलने वाला है। तो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कीम भी होते हैं, लेकिन जो भी स्कीम आप पढ़ो देखो, वो स्कीम आप जाँच लेना चाहिए, आपको वो चेक कर लेना चाहिए कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। और अगर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, एसआईपी कर लो, एसडब्ल्यूपी कर लो, या फिर ईटीएफ्स खरीद लो। अलग-अलग सेक्टर के ईटीएफ्स भी आते हैं, वो भी खरीद कर रख सकते हो, या फिर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लो। लेकिन अगर आपको ओवर द पीरियड आपको अगर अच्छी वेल्थ बिल्डिंग करने हैं, तो आपको इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हर किसी के अपने-अपने अलग-अलग क्राइटेरिया रहते हैं, अलग-अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू है, तो इसके लिए हाँ, फिर से एक बार मैं कह रही हूँ कि पर्सनल फाइनेंस का वो कोर्स ज़रूर चेकआउट कर लेना।